गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन। मैं अतुल कुमार आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आते जाइए सभी लोग, एक बार हाय हेलो बोल देंगे जिससे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, आ जाइए जल्दी। गुड इवनिंग कोमल। गुड इवनिंग इंदुसेन। इंदुसेन, आपकी ये पहली क्लास है? ओके, आपने रिकॉर्डेड क्लास देख ली है? जो पहले हो गई है क्लास, है ना? ओके रोहित, कैसे हैं रोहित आप? मैं भी ठीक ही हूँ रोहित, मैं भी बढ़िया हूँ। ओके गुड। चलिए, तो आज के हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, है ना? अच्छा, जो 6 PM पर क्लास हुई थी उसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? बता दीजिएगा तो वहाँ से उसे यहाँ सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, किसी का हो डाउट तो बताइए। नहीं हो तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके गुड, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू को ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो जानता नहीं होगा, है ना? इनके बारे में ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। चाचा नेहरू, है ना? तो इनके सबसे पहले हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सोशलिज्म, समाजवाद। नंबर 2, वैज्ञानिकवाद, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, वैज्ञानिक मानववाद। और नंबर 3 जो है सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता। तो इनकी ये 3 जो इनको विचार है मेन, ये है। ठीक है, इन तीनों विचारों पे हम लोग चलेंगे। देखो साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, देखो अब यहाँ से कंफ्यूजन क्वेश्चन हो गया ना। वैज्ञानिक मानववाद, न्यू मानववाद, नव मानववाद, मानववादी, है ना? तो ये चीजें देखेंगे। गुड इवनिंग निर्मला। ठीक, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि ये सारी चीजें कंफ्यूज करती हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है, जैसा कि इस क्लास में हम लोग आज 2 थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। एक पहले नेहरू को और फिर ईवी रामास्वामी। रामास्वामी को आप लोग जानते हैं, पेरियार, दलित जाति से बिलोंग करते हैं। इन्होंने समाज में उन कुरीतियों को देखा है जिनसे समाज में नीचे दबे कुचले वर्गों का शोषण हुआ है। ठीक है, तो इसलिए उनको पढ़ते हैं। और इन्होंने क्या किया? आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन जो पिछली बार इससे क्वेश्चन बना था, उसे हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, इन्होंने भी मनुस्मृति के दहन दिवस को माना है, मनुस्मृति को जलाया है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार थम्स अप दीजिएगा जल्दी से सभी लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गुड। इनके पहले जन्म याद रखेंगे। जन्म कब हुआ था? इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 में हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में इंट्रोडक्शन जो भी परिचय है वो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, 1955 में उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किस रूप में मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। जब हम लोग जब बच्चे थे तो सबसे पहले नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। 1912 में नेहरू जी कांग्रेस में शामिल होते हैं और पहली बार कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। कब हुए? 1912 में कांग्रेस के प्रथम बांकीपुर अधिवेशन, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बांकीपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ रिप्रेजेंटेटिव। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने और किस अधिवेशन में बने, तो याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन 1929। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या कहा था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और लक्ष्य को निर्धारित किया था। यहां से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस में कांग्रेस ने कब और किस सेशन में मांग की थी? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की थी? तो 1929 लाहौर सेशन। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ कांग्रेस पार्टी के बारे में भी जान लेते। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कैच ऑल पार्टी के नाम से जाना है, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाली। ठीक है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसा नाम को आप जानते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ना, जिसका कारण भारत और दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय आधिपत्य के रूप में देखा जाना। नेहरू की इसमें प्रमुख वो है भूमिका निभाई है इसमें। ठीक है, नैम मूवमेंट जो था। हाँ, नैम को तो जानते ही होंगे आप लोग। इसके बारे में हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आईआर में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके, कांग्रेस पार्टी को कैचुअल पार्टी के रूप में उभरी हुआ देखा इन्होंने। भारत में राष्ट्रीय और साथ ही राज्य स्तर पर दोनों में राजनीति पर हावी है ना, बताया इन्होंने। तो ये सारी चीजें इनके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ आते हैं हम कुछ इंपोर्टेंट इनकी बुक देखते हैं। यहाँ याद रखेंगे हम लोग इनकी बुक का सीक्वेंस भी रखेंगे याद, और इनकी बुक भी याद रखेंगे। यहाँ ये चीज है, ये नेशनल हेराल्ड, ये न्यूज़पेपर है। ठीक है, 1938 में लिखा गया था। ठीक है, ओके। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, पूछी गई है बार बार। आपको ऑडियो प्रॉपर आ रहा है? ऑडियो वीडियो दोनों? एक बार थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा, बीच में नेटवर्क थोड़ा इशू था। ओके ओके, थैंक यू निर्मला। अब उनके समाजवाद का जो विचार था वो सेक्युलरिज्म, सॉरी, धर्मनिरपेक्षता का जो विचार था वो भी हम लोग देख लेते हैं। इनका धर्मनिरपेक्षता का विचार क्या था? अच्छा, आप लोगों ने मैकियावेली को पढ़ा है? मैंने तो पढ़ा है नहीं, आपने पहले कभी पढ़ा है? अभी तो मैंने नहीं पढ़ा है। बताइए, मैकियावेली को पढ़ा है? मनीषा, निर्मला, जल्दी से। तो मनीषा, हमें ये बताइए मैकियावेली का धर्म के प्रति क्या था? मैकियावेली का धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या कहा था?
नहीं है ना पता, चलिए हम बताते हैं। देखो मैकियावेली का सीधा सा पॉइंट ये था कि धर्म अलग होना चाहिए और राजनीति अलग। धर्म का राजनीति से कोई मतलब नहीं। मतलब उन्होंने चर्च को अलग कहा और राज्य को अलग, दोनों चीजें अलग अलग होंगी। इसलिए राज्य का ना चर्च पे अधिपत्य होगा, ना चर्च में जो पोप होते हैं या फादर होते हैं उनका राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं। दोनों चीजें अलग अलग होंगी। इसी चीज को नेहरू जी ने समझा और नेहरू जी ने भी क्या कहा। नेहरू और गांधी में यहाँ हम लोगों को पॉइंट मिलेंगे। देखिए नेहरू ने राजनीति को राजनीतिक रूप से देखा, राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए और धर्म अपनी जगह। धर्म को राजनीति से कोई मतलब नहीं और राजनीति को धर्म से कोई मतलब नहीं, है ना। और गांधी का क्या था, गांधी जी को हम लोगों ने जब पढ़ा था, गांधी जी ने क्या कहा था, धर्म होगा तभी राजनीति होगी। बताया था, बताइए, आया याद आपको, रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ। मतलब गांधी जी ने राजनीति को धर्म से जोड़कर माना है कि लोग धर्म के प्रति ज्यादा हो। ठीक, ओके। तो यही चीज ये मानते हैं नेहरू जी कि भाई धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, सीधा सिंपल सा ये है उनका धर्मनिरपेक्षता का वो विचार। और आगे आता है कि धर्म राज्य को प्रोत्साहित नहीं करेगा, ठीक है, ना हतोत्साहित करेगा, उसे धर्म से अलग रहना है राज्य को। ठीक है, सामाजिक लोगों को सामाजिक और राजनीतिक समानताएं होनी चाहिए ना। उसे किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो तो उसे धर्म और राजनीति से कोई मतलब नहीं रखना है। उसे सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, ये सारी चीजें स्वतंत्रता समानता पे बात करते हैं। कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और फिर अंत में आते हैं, वो क्या कहते हैं कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग है। बस इतनी सी हम लोगों को यहाँ चीज याद रखनी है और यहाँ कुछ भी याद नहीं रखना है। ओके, लेकिन एक पॉइंट हम लोग यहाँ याद क्या रखेंगे। अब हमें आप लोग बताइए, नेहरू को हम लोग क्या कह सकते हैं, धर्म विरोधी कह सकते हैं। धर्म विरोधी कहेंगे हाँ या ना, यस एंड नो, बताइए। नेहरू को धर्म विरोधी कहेंगे। निर्मला, मनीषा, पंकज, रोहित, सिसोदिया, इंदुसेन, कोमल, योगी अनु, बताइए सभी लोग। नेहरू को क्या धर्म विरोधी कहेंगे। यहां से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अच्छा, ओके कोमल, ओके गुड, मनीषा गुड, ओके योगी अनु, ठीक है। आ गया ये पॉइंट समझ में। नेहरू धर्म विरोधी नहीं थे। नेहरू धर्म विरोधी नहीं थे, सिर्फ बात क्या करते थे, धर्म विरोधी नहीं थे, सिर्फ बात ये करते थे राज और धर्म दोनों अलग अलग हो। ठीक है, राज्य ना धर्म से धर्म को हतोत्साहित करेगा ना प्रोत्साहित करेगा। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा किताबी रूप में क्या है शब्दों में। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देता था, वो विज्ञान को मानते थे। उन्होंने विज्ञान को क्या माना, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को मंदिर माना है। ठीक है, विज्ञान का उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। नेहरू जी ने कहा यदि धर्म का अर्थ पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना है तथा उसके लिए सर्व से बलिदान कर देने के लिए मैं तत्पर रहूंगा तो मैं धर्मनिष्ठ हूँ। मतलब क्या है, इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहेंगे मैं धर्म को सर्वश्रेष्ठ या मैं धर्मनिष्ठ बन जाऊंगा, कब बन जाऊंगा, जब धर्म सत्य की खोज करेगा। धर्म क्या सत्य की खोज कर रहा है, बताइए।
उन्होंने कहा धर्म का अर्थ अगर पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना है तो मैं धर्मी हो जाऊंगा, धर्मनिष्ठ हो जाऊंगा और मैं अपना भी बलिदान दे दूंगा। ठीक है, अगर कहा जाए कि धर्म मेरा कहे कि आपके बलिदान से जग पूरा सही हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर ये सत्य है तो मैं अपना बलिदान दे दूंगा। तो ऐसा नहीं है ना, उन्होंने कहा, क्योंकि हर धर्म अपने आप को सर्वोच्च मान रहा है। तो इतना रखेंगे कि धर्म के वो विरोधी नहीं थे, धर्म को मानते थे, लेकिन राजनीति और राज्य और धर्म दोनों अलग अलग देखकर चलते थे। ठीक है, अगला आते हैं, ये रहा, अपितु धर्म के सकारात्मक तत्वों को उन्होंने स्वीकार किया तथा नकारात्मक तत्वों की आलोचना की। वही बात है ना, धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त किया जाना चाहिए। मतलब धर्म को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी रूपों में व्याप्त करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो धर्म है ना, धर्म निरपेक्षता है ना, कि धर्म के प्रति आपको कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आप जॉब करने जाए तो ये नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाए, उनको एक पार्ट माना जाए, वहां कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ मानव की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, मनुष्य है। ठीक है, इसलिए वो विज्ञान को भी कहते हैं, कोई भी चीज बनाए आप विज्ञान में, कोई आविष्कार करें तो व्यक्ति को केंद्र में रखकर करें। चलिए आगे बढ़े, एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आई आपको? बताइए, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष, उनका ये वाला सिद्धांत समझ में आया? सेक्युलरिज्म, मनीषा योगी, कोमल, गुलनाज, ओ गुड। आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा उनके विचारों पर भारतीय संविधान में भी मिलती है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष है ना, तो राज्य को ना प्रोत्साहित नहीं करेंगे, सामाजिक और आर्थिक समानता रहेगी, धार्मिक आधार पर असमानता को मिटाकर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाना, यही हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है, प्रियम्बल कहता है ना। तो ये चीजें रखी हैं। अब उनके आते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब ये चीज बताइए आपको, यहाँ कुछ समाजवाद के बारे में कुछ समझ में आ रहा है? शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, व्यू ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगर ये समझ में आ गया आपको तो इनके समाजवाद का समझ में आ जाएगा सिर्फ एक लाइन में। बताइए, ये समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन समाजवाद को कैसे लाया जाएगा ये बताइए आप। बताइए, अभी लोहिया को पढ़ाए हैं हम लोग, समाजवाद कैसे लाएंगे, लोहिया ने क्या बताया था? नहीं है ना पता किसी को? दीजिए जवाब सभी लोग, कुछ भी बताइए, देखो गलत सही कुछ भी हो वो बताइए, तभी हम लोग यहाँ से सीख लेंगे कुछ चीजें। देखो, मार्क्सवाद का समाजवाद कैसा था? हाँ ठीक है मनीषा, लेकिन इसको समझिए, शब्द देखो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ना कि सोशलिज्म, समाजवाद नहीं है। आप समाजवाद लाएंगे लेकिन किससे लाएंगे? लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, ओके। लोहिया जी क्या कहते थे? नव समाजवाद, न्यू सोशलिज्म में क्या है? गांधीवाद प्लस समाजवाद के तरीके से लाएंगे न्यू सोशलिज्म। क्योंकि जो समाजवाद उनका था, मार्क्स का, तो उसमें क्या था? भौतिक था, संसाधन पर आधारित था, पूंजीपति सर्वहारा वर्ग, वर्ग संघर्ष पर था समाजवाद कि आएगा फिर सर्वहारा वर्ग सत्ता में आएगा, ये वो,
ना। तो ये सारी चीजें, ये इसलिए सोशलिज्म पर ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से आएगा। 1955 में अवड़ी कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवाद रूसी साम्यवाद या अन्य समाजवाद देश का अनुसरण नहीं करेगा। ये चीज है। औद्योगिकीकरण और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया। ठीक है। गांधीवाद से उन्होंने संसाधनों की शुद्धता ली। आर्थिक विकास के लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है। मार्क्स के उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समाजवाद की अनिवार्यता प्राप्त की। ठीक है। मार्क्स के विचार लिए हैं, लेकिन उन विचारों को अप्लाई हम कैसे करेंगे? लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है। ये नहीं कि मार्क्स के विचारों का उन्होंने विरोध नहीं किया है, अनिवार्यता प्राप्त की है कि अनिवार्य क्या क्या चीजें वो ली हैं, लेकिन हम अपने देश में कैसे अप्लाई करेंगे? वो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। ओके ओके, गुड मनीषा। सिर्फ इतनी सी चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देख लें। उन्होंने समाजवाद के लक्ष्य के साथ नागरिक को राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता को समायोजित करने का प्रयास किया है। ठीक है। ये चीज है। उन्होंने समाजवाद की वकालत की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के साथ साथ पोषण भी करेगी। समाजवाद की उदार व व्यवहारिक व्याख्या की। उनका मानना था कि शांतिमय व वैध उपायों से समाजवाद और लोकतंत्र में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। ओके, ये सारी चीजें हैं। सीधा सा एक लाइन में अगर देखा जाए तो उन्होंने समाजवाद को कैसे लाए? लोकतांत्रिक तरीके से लाए। बस, समाजवाद जो आएगा लोकतांत्रिक तरीके से आएगा, लोकतांत्रिक के रास्ते से आएगा। ओके, यहां किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? यहां किसी का कोई डाउट तो नहीं है? बताइए जल्दी से, नहीं तो एक बार थम्स अप दीजिए। आगे बढ़ते हैं, इनका तीसरा मेन टॉपिक पढ़ते हैं, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म। वैज्ञानिक मानव। ओके, गुड। अच्छा, अब ये हमें बताइए, ये वैज्ञानिक मानववाद थे, कट्टर मानववादी कौन था? कोई बताएगा? मैंने आपको थिंकर पढ़ाया है, जल्दी कमेंट कीजिए। और ये आज इंडियन थिंकर की लास्ट लेक्चर है ये। ठीक है। राम सिसोदिया जी, लोहिया अभी पढ़ाएं। लोहिया क्या है ये भी पढ़िए पहले। लोहिया का ह्यूमनिज्म क्या है तो देखिए पहले, लोहिया किस ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। पहली बात तो लोहिया समाजवाद की बात करते हैं, न्यू सोशलिज्म की बात करते हैं लोहिया जी, राम सिसोदिया, न्यू सोशलिज्म। ओके, बताइए इसे जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ भी गलत बताइए। ओके, कोई बात नहीं सिसोदिया, गलत है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिएगा। ओके मनीषा, वेरी गुड। मनीषा वेरी गुड। दीनदयाल नहीं है योगी अनु। ठीक है। कट्टर मानववाद एम एन राय थे। एम एन राय ने किसका त्याग किया था तब वो कट्टर मानववादी बने थे? तो कार्ल मार्क्स की, मार्क्स थ्योरी का। ओके, मार्क्सवाद का। चलिए इसे देख लेते हैं। इसे हम पहले अपनी भाषा में थोड़ा समझते हैं। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, आप वो कहते हैं आप कुछ भी परिवर्तन कीजिए, आप वैज्ञानिक परिवर्तन कीजिए, कुछ भी करिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो भी आप वैज्ञानिक परिवर्तन करते हैं सिर्फ आप व्यक्ति को केंद्र में रख लीजिएगा। आप व्यक्ति को केंद्र में रख लेंगे, आप वैज्ञानिक परिवर्तन करेंगे तो ये देखेंगे कि आप जो भी विज्ञान यूज कर रहे हैं उससे व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो। बस, आप कोई भी आविष्कार करें। ठीक है। तो ह्यूमनिज्म, ये देखा, ये शब्द आप समझ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी विज्ञान का
आविष्कार कीजिए, कोई भी उपकरण या मशीन, भौतिक दुनिया में कुछ भी बनाइए, भौतिक संसाधन कुछ भी बनाइए, बस व्यक्ति को केंद्र में रख लीजिएगा, व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो उससे। ठीक है, ये चीजें हैं। उन्होंने इसी चीज को क्या कहा है, जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं थी, साइंटिफिक लैब्स थी, ठीक है, जो साइंस लैब थी, उनको मॉडर्न इंडिया का क्या कहा है, मंदिर कहा है, दिस टेम्पल। ठीक है, ये चीज हम लोग यहां से याद रखेंगे। ठीक, तो अब यहां दो चीजें बनती हैं, क्या बना, विज्ञान का यूज करिए, व्यक्ति को केंद्र में रखिए, और आधुनिक भारत की लैबें क्या होंगी, आधुनिक भारत के मंदिर क्या है, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं। ठीक है, ओके। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं, उन्होंने कहा कि भारत में सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए विज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन नेहरू के अनुसार विज्ञान समाज को परिवर्तन करने में बहुत महत्वपूर्ण साधन है, विज्ञान ही सब कुछ कर सकता है, ना कि धर्म। परंतु इससे भी बढ़कर विज्ञान के द्वारा व्यक्ति का विचार ज्यादा तार्किक है। ठीक है, वो ये बताते हैं कि विज्ञान ठीक है, अपनी जगह है, तो विज्ञान को व्यक्ति से नीचे भी माना है, विज्ञान ठीक है अपनी जगह है, लेकिन व्यक्ति ज्यादा तार्किक होता है, क्योंकि व्यक्ति ही सिद्ध करेगा ना विज्ञान का यूज करके। ठीक है, तो व्यक्ति ज्यादा तार्किक और विवेकशील है, इसीलिए व्यक्ति को केंद्र में रखिए। ठीक है, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को आधुनिक भारत का मंदिर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञान का कोई भी ज्ञान के साथ संयमित होना चाहिए, और सत्य और नए ज्ञान का एहसास करना चाहिए। ठीक है, विज्ञान नई नई चीजों को सीखे, व्यक्ति को समझे, व्यक्ति विज्ञान को समझे, और व्यक्ति को केंद्र में रख के कोई भी आविष्कार करे। ठीक है, दो चीजें याद रखेंगे, आधुनिक भारत के मंदिर और विज्ञान, व्यक्ति को केंद्र में रखें। चलिए, नेहरू का वैज्ञानिक मानवतावाद विज्ञान और मानवतावाद के लिए उनकी चिंताओं को संकेत करता है, क्योंकि उन्होंने तथ्य की दुनिया और आत्मा की दुनिया के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। जो तथ्य की दुनिया है, मतलब विज्ञान पर आधारित, और एक आत्मा, स्पिरिचुअल हार्ट, सोल, एक व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भी है व्यक्ति, तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य किसके थ्रू रखा, वो वैज्ञानिक मानववाद के थ्रू। ठीक है, ये चीज याद रखिए। ओके, इसलिए उनके वैज्ञानिक मानववाद को इस बात का समर्थन किया कि विज्ञान की उन्नति से प्राप्त शक्ति को मानवता की सेवा के लिए निर्देशित किया जाए, मतलब व्यक्ति को केंद्र में रखा जाए, कोई गलत काम ना किए जाए। नेहरू गांधी की भांति धर्म और आध्यात्म को नहीं मानते थे, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और उदारवादी विचारों को अपनाकर समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो स्वतंत्रता और उदारवादी विचार, लेकिन गांधी क्या मानते थे कि धर्म है, धर्म सब कुछ है, धर्म ही राजनीति है, राजनीति ही धर्म है। ठीक, तो यहां सिर्फ इतनी सी चीज याद रखना है आपको, विज्ञान का यूज व्यक्ति के विकास में किया जाए, ना कि व्यक्ति के पतन में, पतन नहीं, विकास। ओके, बस। अब यहां बताइए, यहां किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। योगी, अनु, कोमल, मनीषा, राम सिसोदिया, पंकज, चौहान, चोखाराम जी, समझ में आया आप सबको? ओके, वेरी, चलिए। तो वही है कि आपको सिंपल याद करने का तरीका, कुछ आप इसमें से मेन पॉइंट देखिएगा, और थिंकर से आप रिलेट कीजिएगा, तो कोट आपको याद होंगे, बार बार आप देखिएगा। ठीक है, अत्यधिक अत्यधिक सतर्क रहने की नीति सबसे बड़ा जोखिम है। ठीक है, यह दावा करना कि हर आक्रामक राष्ट्र की आदत है कि वह बचाव की मुद्रा में काम कर रहा है। लोकतंत्र अच्छा है, मैं ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अन्य प्रणालियां बदतर हैं। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे।
तथ्य तथ्य है और आपकी पसंद के कारण गायब हुई। ये सारी चीजें हैं। लोकतंत्र और समाजवाद अंत के साधन है, स्वयं अंत नहीं। नागरिकता देश की सेवा में निहित है। ठीक है, ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग कुछ देखेंगे, गांधी और नेहरू के बीच में कुछ मतभेद थे, उन चीजों को हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि गांधी और नेहरू क्या थे। ठीक है, गांधी और नेहरू के पता उद्देश्य तो समान थे, आप लोगों को ये पता होगा कि दोनों के उद्देश्य समान थे। ठीक है, परंतु संसाधन उनके भिन्न थे। गांधी यहाँ चरखा के कहते हैं, लेकिन ये विज्ञान को मानते हैं। ठीक है, गांधी आध्यात्मिक थे, लेकिन ये यहाँ विज्ञान को माने। ठीक है, ये चीजें हम लोग रखेंगे। उद्देश्य समान थे लेकिन साधन अलग अलग थे। ठीक है, ग्राम स्वराज की बात करते हैं गांधी, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, लेकिन नेहरू किसकी बात करते हैं, समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं। गांधी जी कहते हैं सब कुछ अलग अलग कर दो, गांव स्तर पर अपना राज्य, लेकिन नेहरू समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, और अंत में गांधी क्या थे, धर्म को मानते थे। ठीक है, धर्मी थे, लेकिन नेहरू क्या थे, धर्मनिरपेक्ष। बस इतना सा हम लोग यहाँ याद रखेंगे। ओके, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आया, जवाहरलाल नेहरू को समझ में आया आप सबको, बताइए। मनीषा, रोहित, निर्मला। ओके गुड। अब पेरियार के बारे में थोड़ा देख लेंगे। ये देखो निम्न जाति के थे, तो उन्होंने क्या देखा भाई, शोषण देखा, निम्न जाति में कैसे क्या शोषण हो रहा है। तब ये कांग्रेस में भी शामिल हुए और कांग्रेस को इन्होंने ब्राह्मणवादी कहा। ठीक है, जो ब्राह्मणों की ही सुनती है, पूंजीपति लोग हैं, ब्राह्मण है, कुलीन वर्गों की सुनती है। ठीक है, तब इन्होंने आगे जाके अपनी एक त्रिवर्ण कड्डकम वो बनाई, पॉलिटिकल पार्टी। वहां से कई पार्टियों का जन्म हुआ है, और इनका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में हम, हाँ डीएम के, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले इनका नाम याद रखेंगे, पूरा है इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, रामास्वामी नहीं, रामास्वामी। ठीक है, जन्म 17 सितंबर 1869, तो 79। ठीक है, और ये मद्रास प्रेसिडेंट, जो नाव तमिल है, उसके अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, याद रखेंगे इनको। पेरियार क्यों कहा जाता है, द ग्रेट मैन। ठीक है, एक ग्रेट मैन मतलब सम्मानित व्यक्ति, महर्षि। इनका नाम इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, जन्म 17 सितंबर 1879। इरोड को पूर्व मद्रास प्रेसिडेंटी, अब तमिलनाडु है। ठीक है, वहां हुआ था इनका जन्म। वे पिछड़ी जाति के धनी व्यवसायियों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए जाति के आधार पर होने वाले सामाजिक भेदभाव की पीड़ा को वे अनुभव कर सके। उन चीजों को इन्होंने अनुभव किया जो समाज में शोषित वर्ग कर रहे थे, कि किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा था, मंदिर में नहीं जाने दे रहे थे, मंदिर में निम्न जाति के लोगों का अलाउ नहीं था, रास्तों से नहीं निकल सकते थे। ये सारी चीजें समाज के शोषण को देखा और उसको, उसकी आलोचना की और कुछ चीजें लाए, जिसमें उनका विचार वही है आत्मसम्मान आंदोलन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अगला आते हैं, उनके प्रशंसक या उनके जो चाहने वाले होते थे, तो उनको पेरियार द ग्रेट मैन, सम्मानित व्यक्ति बोला जाता है। जैसे पेरियार का अर्थ है सम्मानित व्यक्ति या महर्षि। ठीक है, उसी रूप में इन्होंने पेरियार कहा, तो इनका नाम हो जाता है पेरियार ई रामास्वामी। ठीक है, या पेरियार।
तो याद रखेंगे नाम, कभी कभी इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी आ जाता है, पेरियार ईवी रामास्वामी, ठीक है, नाम भी याद रखेंगे। और उन्होंने भारतीय राजनीति में दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। इन्होंने हिंदी का विरोध किया क्योंकि वहां दक्षिण में हिंदी लोगों के ऊपर थोपी जा रही थी। तब उन्होंने कहा मातृभाषा महत्वपूर्ण है, तो मातृभाषा वहां की तमिली है ना, तो इस वजह से हिंदी का उन्होंने विरोध भी किया। आगे आते हैं। आधुनिक तमिलनाडु का इनको जनक कहा जाता है। उनके प्रयासों में तमिल राजनीति और सामाजिक जीवन में ब्राह्मण आधिपत्य का प्रभुत्व अंत किया। वही सारी चीजें, जो चीजें थी गलत, उनको उन्होंने अंत किया, भेदभाव खत्म किए, जाति आधार पर शिक्षा के बारे में भी इन्होंने कहा, ठीक है, और शादी के बारे में इन्होंने कहा कि जो विवाह होना चाहिए वो मेल फीमेल में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है भाई, दोनों की जरूरतें हैं, दोनों अपना घर चलाएंगे, तो वो ये नहीं कि महिला जो होगी उसको दासी बना लिया जाए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपको भी आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक संविदा होगी, ठीक है, ठीक, और विवाह अपने अनुसार करना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने देखी। विधवा के लिए उन्होंने कहा, ठीक है, हिंदी के वर्चस्व को हटाने के रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों में पिछड़े जातियों के आरक्षण के लिए भी मांग की, वही चीजें यहाँ इंपोर्टेंट याद रखें। कांग्रेस उन्होंने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद भी संभाला। यहाँ क्वेश्चन असंदेहजनक बन जाता है कि ईवी रामास्वामी ने या ईवी रामास्वामी को कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया, है ना, तो गलत हो जाएगा, अध्यक्ष तो बनाया है ना, ठीक। अब इनका सिर्फ एक मकसद था, इन्होंने बाद में पता राजनीति नहीं की थी, इनकी जो पार्टी थी वो सिर्फ न्याय के लिए लड़ती थी, इनका राजनीति से कोई मतलब नहीं था, ठीक, इनका सिर्फ मकसद ये था कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, उसी के लिए इन्होंने पार्टी बनाई थी, लेकिन वो अंत में जाके क्या हुआ, वो पॉलिटिकल पार्टी में बदल गई, लेकिन इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि आगे जाके ये पॉलिटिकल पार्टी में बदले, ठीक है, तो सिर्फ इनका एक उद्देश्य सामाजिक न्याय और सेवा, बस, और कुछ नहीं था। आगे आते हैं 1924 में इन्होंने कांग्रेस 1924 में उन्होंने केरल में प्रसिद्ध बैकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया, ठीक है, पूछ लिया जाता है बैकॉम सत्याग्रह किसका है, तो यह कब हुआ, तो 1924 पेरियार, ओके, क्योंकि वे अन्याय से लड़ने के लिए सत्याग्रह की अपनी तकनीक में महात्मा गांधी से प्रेरित, ठीक है। अब ये भी आ जाता है कि महात्मा गांधी से प्रेरित थे या नहीं, तो महात्मा गांधी से ये प्रेरित थे। 1924 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जब एक खुले सत्र में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार किया। ये हुआ कि उन्होंने एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव लाए और उसे कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है, इन्होंने कहा उस जो बुलाए ये सत्र में अपना प्रपोजल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन किया, तो उसमें कहा कि निम्न स्तर और उच्च स्तर के लोगों को समानता में रखा जाए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको लाना चाहिए आगे, उन्हें कुछ ज़्यादा अधिकार देना चाहिए जिससे वो अपनी पिछड़ा जो है वो थोड़ा आगे आ जाए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब वो कांग्रेस में लाए और कांग्रेस के जो लोगों ने डिसीजन लिए और उन्होंने अस्वीकार कर दिया तब, और कांग्रेस में जो बड़े बड़े लोग थे ब्राह्मण, उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा, पेरियार जी ने कहा कि भाई ये ब्राह्मणवादी है, कांग्रेस ब्राह्मणवादी है, तो उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। अब यहाँ एक चीज याद रखेंगे, कांग्रेस के सॉरी महात्मा गांधी से प्रेरित भी थे, लेकिन महात्मा गांधी की आलोचना भी की। अब ये बताइए आलोचना किस परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि गांधी की आलोचना किस रूप में की होगी, बताइए सभी लोग। एकदम सिंपल सा जवाब है, गांधी की अधिकतर थिंकर ने आलोचना सिर्फ एक ही पॉइंट पर की है, वो कौन सा पॉइंट है बताइए, गांधी की आलोचना किस रूप में की।
बताइए जल्दी से। ओके निर्मला, धर्म हो गया, और बताइए एक और पॉइंट। मनीषा, पंकज, रोहित, योगी अनु, कोमल, गुलनाज। शिक्षा नहीं है। अहिंसा भी नहीं है। यस रोहित, वेरी गुड। वर्ण व्यवस्था का इन्होंने आलोचना की है गांधी जी। देखो, अधिकतर थिंकर इनकी वर्ण व्यवस्था पर आलोचना करते हैं, ठीक है। और धर्म, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तो इन्होंने इनसे पूछा गया, पेरियार से पूछा गया कि भाई आप बताइए, अगर हमें समाज में से किन चीजों को या किन चीजों को हमें हटाना चाहिए जिससे समाज हमारा अच्छा हो जाए। तो इनका जवाब सिर्फ ये था कि समाज में से कांग्रेस और गांधी को हटा दिया जाए तो समाज सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस ब्राह्मणवादी है और गांधी जी धर्म का समर्थन करते हैं, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो ये दोनों चीजें गलत है, ठीक है, जो समाज को पीछे लाती है। अब आते हैं, एक बार क्या हुआ, काशी यात्रा पर इनके साथ घटना घटित हुई। जब काशी यात्रा पर जा रहे थे तो वहां क्या हुआ, पिछड़े वर्ग, जो शोषित वर्ग थे, नीचे जाति के लोग थे, उनको हटा दिया जाता, उनको दर्शन करने से मना कर दिया जाता। वहां देखते हैं कि लोग कैसे जा रहे हैं, निम्न स्तर के लोग की व्यवस्था कैसी है, और मतलब अवस्था उनकी कैसी है, निम्न स्तर है। तो वहां से इनका भगवान पे से विश्वास ही हट गया और वहां से भी नास्तिक बन गए, ठीक है। मंदिर में भाई जैसे मान के चलो आज के टाइम में जाएंगे आप, वीआईपी को पहले दर्शन करने को मिलेगा। तो मतलब ये चीज क्या है, भगवान के लिए हर इंसान सेम है ना। तो जैसे मान के चलिए आप किसी भी बड़े मंदिर पे जाएंगे, है ना, वीआईपी के लिए अलग है। आप जाएंगे वैष्णो देवी जाइए, काशी जाइए, हम्म, आपको पहले से टिकट बुक करना होगा। तो आप जब आपके पास होगा पैसा, और या फिर आप अच्छी जाति से बिलोंग करते होंगे, तभी आप दर्शन कर पाएंगे। निम्न जाति के पास कुछ भी है नहीं, सुविधा है, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो मतलब उन्होंने सोचा कि भाई भगवान भी इतना भेदभाव कर रहा है, तो उस वजह से ये नास्तिक हो गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी में शामिल हो गए। वो जस्टिस जो न्याय के लिए लड़ती थी, और आगे 1937 में पार्टी का नेतृत्व किया इन्होंने। एक गैर राजनीतिक और सामाजिक इकाई में परिवर्तित कर दिया, इसका नाम बदलकर द्रवण कंड का कर दिया, ठीक है, कर दिया। डीएमके, एआईएडीएमके, डीएमडी एमके जो वर्तमान में तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी पर हावी हो गई, ठीक है। ये द्रवण कंडकम डीएमके की ही शाखा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। इनकी जो जस्टिस पार्टी थी वो कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ना वो राजनीति पर हावी होने, वो सिर्फ न्याय के लिए लड़ रही थी। लेकिन ये धीरे धीरे देखा गया कि इससे कई लोग बढ़ने लगे, तो और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी में चेंज हो गई। लेकिन इनका ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाए, ठीक। तो इसी से कुछ निकले, कुछ ब्रांचेस निकली, कुछ शाखाएं निकली, और जिन्होंने पार्टी बनाई और वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई, दल बनाए, और वो राजनीति पर हावी होने के लिए चुनाव लड़ने लगी। ये चीजें याद रखिए। अब 1949 में पेरियार और अन्ना दुरई के बाद मतभेद हुआ, जिसमें द्रवण कंडकम का विभाजन हुआ था, ठीक है। क्योंकि पेरियार न्याय के लिए लड़ते थे, अन्ना दुरई कहते थे भाई न्याय कैसे मिलेगा, जब तक हम लोग पॉलिटिक्स राजनीति में नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। तो इन दोनों के मतभेद हुआ, और वहां से पार्टियों का टूटना बिखरना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये चीजें आपको समझ में आई, यहाँ इनके जो पॉइंट है वो आपको समझ में आए। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए, एक बार थम्स अप दीजिए। मनीषा, रोहित, निर्मला, कोमल, योगी, गुलनाज। ओके गुड।
अब उनके आते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन। 1925 में स्टार्ट किया था, बस इतना ही याद रखना है, 1925। और आत्मसम्मान आंदोलन किसने दिया, दो चीजें हम लोग याद रखेंगे यहाँ से, और कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बकाया ये आप लोग समझ लेंगे कि भाई ये किसके लिए किया है, समाज सुधार, सामाजिक उत्थान को बढ़ावा, आत्मसम्मान के लिए, ठीक है। ब्राह्मणों को से निम्न जाति के शोषण और उत्पीड़न के ने बहुसंख्यक को अमानवीय बना दिया था। इन सारी चीजों के लिए इन्होंने कि भाई अब हमें भी इज्जत का या हमें भी सम्मान की आवश्यकता है, हमें भी दीजिए। जब इन्होंने देखा कि सम्मान कहीं मिल ही नहीं रहा है, तब इन्होंने आंदोलन चलाया और ये 1950 में, सॉरी 1925 में स्टार्ट किया। ओके। इस आंदोलन में कहा गया कि तमिल क्षेत्र के गैर ब्राह्मणों को अपनी द्रविड़ परंपरा पर गर्व होना चाहिए। ये वहाँ के भाई संस्कृति को जगाना चाहते थे लोगों के अंदर कि भाई ये चीजें हमें देखनी चाहिए, अपनी परंपरा को देखनी चाहिए। अगर आज के समय में देखा जाए तो जो दक्षिणी लोग होंगे, साउथ के जो भी होंगे, वो धर्म को काफी अच्छे से मानते हैं। मतलब वो धर्म नहीं, धर्म मतलब मेरा मतलब कहने का ये है, वो परंपराओं से काफी ज्यादा रिलेट है, परंपराएं बहुत मानते हैं। आप देखिएगा कभी भी, जैसे उनके यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा तो केले की पूजा होगी, केले के पत्ते पर भोजन किया जाएगा, होता है, केले के हलवा भी बनते हैं, पवित्र हैं ये सारी उनकी चीजें। भाई उनसे हमें ये चीजें सीखना चाहिए अगर देखा जाए तो, कि वो परंपरा को कितना मानते हैं। वहां का अगर कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, वो अपना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होगा तो वो एक परंपरा जो भी है उनका पुराना ट्रेडिशन, उसी के अनुसार करते हैं। यस निर्मला, कल्चर के अनुसार करते हैं। और आज के टाइम में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और देश के लोग, सॉरी, अन्य प्रदेश के लोग कहाँ जा रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये कल्चरल हेजीमनी बोलते हैं, जो वेस्टर्न हम लोग कल्चर अपनाते हैं, जो हमारे दिमाग में आधिपत्य कर लेता है। ग्रामसी के बारे में पढ़ेंगे तब यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। ठीक है। इसी मनुस्मृति को उन्होंने जलाया, तो पूछ लेते हैं कब जलाया, 1925। कब किस में जलाया, आत्मसम्मान आंदोलन में। नायकर ने अन्यायपूर्ण और दमनकारी सामाजिक व्यवस्था को शुरू करने के लिए आर्यों को दोषी ठहराया। पेरियार ने आर्यों को दोषी ठहराया कि ये जो दमनकारी व्यवस्था, नायकर पेरियार है ना, और जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, आर्यों को अ, आर्यों को उन्होंने दोषी ठहराया। ये चीज याद रखेंगे। नायकर ने पुराणों को, देखो ये चीज और याद रखेंगे, जो हमारे ग्रंथ या पुराण है तो उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ असम्पशन है। भाई इसमें क्या है कि भाई ये बना दी गई है, परियों की ये कहानियां बना दी कि ऐसा होगा ऐसा होगा। हम लोगों के लिए बीच में कोई बात ही नहीं की, इसमें कोई तर्क है ही नहीं, लॉजिक रीजन है ही नहीं कुछ, है ना। ये सब इसे अनैतिक भी बोल दिया उन्होंने, भाई इमोरल है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई किसने पुराणों को परियों की कहानी कहा है, तो बताइए किसने कहा है। पेरियार ने कहा है। ओके, चलो ये चीजें आई आपको समझ में। मनीषा वेद को मानते नहीं, मानते वेद को, धर्म से उनका विश्वास हट गया था। ये जहाँ काशी की जो यात्रा की थी, वहां से वो नास्तिक हो गए थे, ठीक है, ये याद रखें। जब इन्होंने काशी की यात्रा की तब वो नास्तिक हो गए थे, उसी के लिए तो इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन किया था, है ना निर्मला, आया समझ में। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ गांधी जी, गांधी जी की आलोचना, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, बस यही याद रखेंगे, वर्ण व्यवस्था को कहेंगे। और इनसे जब पूछा गया क्या नष्ट किया जाना चाहिए, तो भगवान, धर्म, गांधी, कांग्रेस, ये चीजें नष्ट कर दो तो सब सही हो जाएगा।
ओके। अब जातियों का उन्मूलन के बारे में बात करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द कास्टेस। उनके अनुसार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में भेदभाव पूर्ण है, अपितु ये समाज के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी विद्यमान है। देखो, राजनीतिक व्यवस्था में कैसे विद्यमान है? राजनीति में जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस पहले क्या थी? ब्राह्मणों की पार्टी, ओनली उच्च लोग रहते थे कांग्रेस में, रहते थे। स्वतंत्रता के बाद सिर्फ कांग्रेस ने गुलाम बना के रखा है लोगों को, ऐसा माना जाता है। आज के टाइम में आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को उठा के देख लीजिएगा, उसमें कहीं ना कहीं जाति विद्यमान होगी। आप बताइए, ऐसी कोई पार्टी है जो जाति को या जाति से रिलेट ना हो या जाति को ना मानती है? बताइए। देखो, जैसे मान के चलिए बीएसपी निम्न जाति है ना, बीजेपी उच्च जाति, हिंदू धर्म, और सपा, एसपी तो क्या है कि यादव, इनमें जाति ना कहीं विद्यमान है। ठीक है। आजकल जाति के आधार पर चुनाव होते हैं। अगर आपके यहाँ से, जैसे मान के चलो अभी, यस यस कोमल, वेरी गुड। ठीक है। आज के टाइम क्या है, अगर आपके यहाँ अभी नगर पालिका के चुनाव चल रहे होंगे या नगर निगम के चुनाव चल रहे होंगे, ठीक है, तो उनमें जो पार्टियां होंगी, उनका जो लीडर खड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं जाति पर भी डिपेंड करता है। जिस जाति का वो कैंडिडेट खड़ा होगा, तो उस जाति के कैंडिडेट उसका समर्थन देंगे, देंगे। ठीक है। तो जाति विद्यमान रहती है पॉलिटिकल पार्टी में। अब उन वुमेन लिबरेशन के लिए बात की, ठीक है, उदारवाद के लिए, वुमेन की आज़ादी के लिए बात की। वुमेन, महिलाओं को अधीनता की, अधीन अधीनता भी पेरियार की एक मात्र चिंता थी। महिलाओं को उन्होंने समाज की विनाशकारी रूप में स्थिति में जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वो खुद थी। उन्हें नहीं लगता था कि वो पूर्ण स्वतंत्रता की हकदार है। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, महिलाएं जो है, महिलाओं को पता ही नहीं है कि पूर्ण स्वतंत्र है या उसके हकदार हैं या नहीं है। तो उन्होंने कहा महिलाएं अपने आप को शिक्षित करें, ठीक है, समाज की अछूतों को हटाएं और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ें। ठीक है, रीति रिवाज में परिवर्तन करें, कि ये नहीं कि महिलाएं निकलेंगी नहीं, विधवा हो जाएंगी तो दोबारा शादी होगी नहीं। जब एक पुरुष विधुर हो जाता है, उसकी शादी हो सकती है, तो महिला में ऐसा कौन सा अंतर है भाई? ये समाज की सोच है ना, संकीर्ण सोच है, ये समाज की नैरो थिंकिंग है। ठीक। जब पुरुष के लिए है तो महिला के भी लिए होनी चाहिए। तो उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति समाज में अछूतों के बराबर, मतलब अछूत जो है उससे भी बदतर है, चाहे फिर उच्च जाति का हो चाहे निम्न जाति की महिला हो। हमने आपको वो पढ़ाया था, पंडिता रमाबाई। ठीक है, पंडिता रमाबाई ने बताया था हाई कास्ट वुमेन। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, वो ये कहते हैं जो शोषण वर्ग है या निम्न जाति का व्यक्ति है, निम्न जाति का व्यक्ति है, महिलाएं उससे भी नीचे हैं। महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता के बारे में पता ही नहीं है ना। अभी भी कई कुरीतियां हैं समाज में, हैं। महिलाएं कई मंदिरों में नहीं जाती हैं। जैसे केरल में शायद एक कोई मंदिर था, इस पे केस भी हुआ था, महिलाओं को उसमें एंट्री नहीं थी, था केरल में, वहां फिर एंट्री मिली महिलाओं को, है ना। महिला शिक्षा, विवाह के रीति रिवाजों में परिवर्तन, कॉन्ट्रैक्ट। भाषा विवाद पर आते हैं। भाई हिंदी का इन्होंने विरोध किया है। तमिल में तमिलनाडु में तमिल को माना है। ठीक है। तो पेरियार कॉल फॉर सेविंग मदर टंग, मदर टंग मातृभाषा को सेव करने के लिए बताते हैं। आर्य भाषा ने आक्रमण से बचाने का आह्वान किया। आर्य भाषा मतलब इंग्लिश। ठीक है, मातृभाषा उन्होंने कहा कि भाई मातृभाषा जो हमारी तमिल है, तो उसको बचाएं। किससे? आर्य भाषा से। जो विदेशी आ रहे हैं अपनी भाषा सिखा रहे हैं, उससे हमें बचाना चाहिए। तो आज भी हम देखेंगे तमिल का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यही होता है। जब भी तमिलनाडु या साउथ में कोई भी आंदोलन होते हैं, तो भाषा के रूप में भी होता है, भाषा की राजनीति है वहाँ। ठीक है।
ठीक। तो राजनीति में कई बेस से होती है, देखो जातिवादी भी हो जाती है राजनीति, भाषा बेस पर भी हो जाती है, क्षेत्र के आधार पर हो जाती है राजनीति, होती है। तो तमिल में साउथ साइड भाषा आधारित है राजनीति। जो पार्टी कहेगी कि तमिल रहेगी, तमिल भाषा ही रहेगी, अपने घोषणा पत्र में कहती है कि मातृभाषा ही सब अच्छी है और हम लोग शिक्षा भी मातृभाषा में देंगे, तो वहाँ लोग उस पार्टी का सपोर्ट करते हैं। अगर जब भी केंद्र सरकार कहे कि हर जगह हिंदी को मातृभाषा के रूप में अप्लाई किया जाए, तो क्या होगा, वहाँ दंगे होने लगते हैं। ठीक है। और यूनेस्को ने पेरियार को एक नए युग का पैगंबर, एशिया का सुकरात भी कहा है, समाज सुधारक कहा है, और यूनेस्को ने 1970 में इन्हें सम्मानित भी किया है। ठीक है, याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है यूनेस्को ने कब इन्हें वो सम्मानित किया है, तो 1970 में। ओके। 1938 में इन्होंने तमिलनाडु तमिलों के लिए का नारा दिया, ये याद रखेंगे। देखो हाल ही में अच्छा, वो नहीं लेना है मनीषा, जो आप कह रही हैं कि उन्होंने कम उम्र की लड़की से शादी की थी। देखो ठीक है, उन्होंने शादी की थी, लेकिन वो यहाँ बात क्या कर रहे हैं, जैसे मान के चलो हाई कास्ट, अगर आपने पंडिता रमाबाई को पढ़ा होगा, पंडिता रमाबाई में क्या कहा गया है, जो उच्च जाति की महिलाएं हैं तो वो अपनी बात घर में, अगर परिवार में उनका शोषण भी हो रहा है तो वो बाहर नहीं कह पाती, क्योंकि आज भी हम देखें समाज में, तो जो उच्च जाति की महिलाएं जो बाहर कम घूमती हैं, बाहर आएंगी काम से, अपना काम करेंगी और निकल जाएंगी, वो बीच में किसी को दोस्त नहीं बनाती, किसी महिला को दोस्त नहीं बनाती। अपेक्षा अगर देखा जाए निम्न जाति की महिला की तुलना में, निम्न जाति की महिला जो होगी वो चारों तरफ अपने एक बगल में या पड़ोसी से बात करेगी, आसपास किसी से कर लेगी, अपने दुख दर्द को साझा कर देगी, लेकिन उच्च जाति की महिला नहीं करती, क्योंकि अंदर उसके फैमिली में उसका इतना शोषण हो रहा है, उन्होंने देखा है, उन्होंने कहा है इस बारे में। तो यहाँ पे एडीआर सिर्फ इतनी बात कहते हैं, जो महिलाओं का शोषण है उसके बारे में बात करते हैं। पेरियार ने शादी के बारे में बात नहीं की, शादी के बारे में सिर्फ इतनी बात की है कि हम लोग जो शादी कर रहे हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, उसे हम कभी भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि आपने हमसे शादी कर ली, हम जीवन भर आपके दास रहेंगे, हमारी इच्छा हम छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि वो दोनों की जरूरत है, आपको पारिवारिक लाइफ जीनी है इसलिए, है ना। ठीक है। देखो तमिलनाडु में तमिलों के लिए, ठीक है, इन्होंने तमिलनाडु जैसे साउथ जो है, वो साउथ के लोगों के लिए ही है। ठीक, वहां से और कोई लोग नहीं आ सकते। जैसे अभी हाल में आंदोलन शायद केरल में हुआ था, साउथ में किसी राज्य में हुआ था, तो वहाँ क्या हुआ था कि भाई अभी 3 मार्च से पहले जो भी हिंदी हैं, जो हिंदी बोलते हैं, या जो किसी और राज्य के हैं जो प्रॉपर तमिल नहीं है, तो वो राज्य छोड़ दें, अन्यथा उन्हें मार दिया जाएगा, ऐसा ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कहा गया था। तो इस पे काफी घमासान मचा हुआ था। तो वहाँ साउथ में अधिकतर यही होता है कि वो कहते हैं जो दूसरे प्रदेश से आते हैं, बिहार या यूपी से जो लोग आते हैं, वो हमारे हक को छीन रहे हैं। हक को कैसे छीन रहे हैं कि भाई हम हमको जॉब मिलनी चाहिए थी, वो ले रहे हैं, है ना। वहाँ कंपनियां जो है, कंपनी के वो है ऑफिस है, तो वहाँ तमिल भाषा का यूज नहीं है, वहाँ हिंदी और इंग्लिश है, और उनकी मातृभाषा वो है तमिल। वो कहते हैं कि नौकरियां वो ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, इस वजह से उन्होंने विरोध किया, इसलिए उन्होंने 1938 में तमिलनाडु तमिलों के लिए का नारा दिया। ये पूछ लिया जाता है। ओके, ये समझ में आया आप सबको? बताइए, ये समझ में आया आपको? ओके गुड। अब हमने आपको कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में दिए थे, वो आपने शायद याद कर लिए होंगे, सॉरी
आंसर आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं चला है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसी में हमने आंसर मेंशन कर दिए हैं। जो हाईलाइट है वो आपके आंसर है। ओके, इनकी एक बुक लिख लीजिएगा, वुमेन एंड स्लेव। ठीक है, वुमेन एंड स्लेव ये बुक है इनकी, और कुछ मैगजीन भी है इनकी, वो भी लिख लीजिएगा। एक न्यूज़पेपर है वो भी लिखिएगा, नोट करिएगा। यहाँ लिख देते हैं हम, वैसे नोट कर लेंगे आप लोग। पहले तो आप लिखिएगा मैगजीन। मैगजीन इनकी है रिवोल्ट। ठीक है, और इनका न्यूज़पेपर है खुडी अरासू। KHUDI। ओके, ARASU। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में भी यही है। वुमेन स्लेव हो गई है ना, बुक। बुक मैं दोबारा लिख देता हूँ, वुमेन स्लेव। ओके, ये कब लिखी गई थी? तो 1928 में। ये तीनों नोट हो गए। एक बुक और लिखिएगा, पेरियारी की ही है। ठीक है, द रामायण अ ट्रू रीडिंग। द रामायण अ ट्रू रीडिंग। ओके, यहाँ हो गया। ये नोट कर लिया आपने? चलिए, इसे मैं रेजर कर देता हूँ। उसके बाद एक इनका फेमस कोट है, वो लिख लीजिएगा। एक कथन है इनका, धर्मशास्त्र और ईश्वर को कौन चाहता है जो क्षेत्र में परिवर्तन ना कर सके। ओके, ये सारी चीजें इनमें इंपोर्टेंट थी। अब हम लोग बात आते हैं, ये हो गया ना हमारा यूनिट 3 जो था थिंकर के बारे में, इंडियन थिंकर के बारे में था, वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, यूनिट 3 ये जो हम चल रहा था, वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आइडियोलॉजी पर पढ़ेंगे। ठीक है, विचारधारा की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें याद रखिएगा, आप लोग लाइव क्लास ही ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कल से हम लोग विचारधारा पढ़ेंगे। 2 क्लास अपनी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की होंगी, और 2 क्लास होने के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम लोग की कॉन्सेप्ट की क्लास हो सकता है एक मॉर्निंग लगाएंगे, 2 इवनिंग लगाएंगे। तो कंपैरेटिव की कॉन्सेप्ट को हमको ज़्यादा से ज़्यादा 5, हाँ 5 दिन में हमारा ये भी यूनिट खत्म हो जाएगा की कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए। अब यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार थम्स अप दीजिएगा, और फिर हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। बढ़िया, आरो आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।
चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ओके, बाय।